कुछ लम्हे फुर्सत के प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। लीजिए, अपने वादे के मुताबिक मैं आपसे फिर से रूबरू हूँ आपको नई नई जानकारी फराहम करने के लिए। नाज़रीन, ये आपकी मोहब्बत और आपसे किया हुआ वादा ही है जो बार बार मुझे आपसे बात करने के लिए मजबूर करता है। वैसे जैसे मौसम का अपना एक मिजाज होता है, उसी तरह से हर इंसान की अपनी एक नेचर होती है। कोई इंट्रोवर्ट होता है तो कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। कोई हालात के सामने हार मानकर उससे समझौता कर लेता है तो कोई उन्हीं हालातों से लड़कर उसे अपनी एक जिद बना लेता है और कभी कभी मिसाल बन जाता है। भाई, ये जो हालात हैं और ये जो जिद है, ये सही है या गलत, इसका फैसला तो ये हालात ही करते हैं। तो नाज़रीन, हर हफ्ते हम आपको कुछ ऐसी ख़वातीन की स्टोरीज बताते हैं जिन्होंने बद से बदतर हालात का सामना करके कामयाबी की नई इबारत लिखी है। इस हफ्ते भी एक ऐसी ही खातून की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आइए डालते हैं एक मुख्तसर सी नजर। सपनों की नैया को कोशिश की पतवार से कामयाबी के किनारे लगाने का जो जज्बा चीनू काला ने दिखाया है, वो खवातीन के लिए अपने आप में एक मिसाल है। आज वो जिस मकाम पर फख्र के साथ खड़ी हैं, वहाँ उनकी जिद उनको लेकर आई। एक बेहद कामयाब बिजनेस वुमेन चीनू काला महज 15 साल की रही होंगी जब घर बार छोड़कर निकल पड़ी एक अनजान राह पर, कुछ हासिल करने की चाहत लिए। पैसों के नाम पर सिर्फ जेब में 300 रुपए। घर से बेघर चीनू ने एक सराय में पनाह ली और गुजारे के लिए सेल्स गर्ल का काम शुरू किया। उस दौर में सेल्स गर्ल का काम बेहद मुश्किल हुआ करता था। बकौल चीनू, वो जब भी किसी की डोरबेल बजाती, लोग आते, लेकिन उनकी पूरी बात सुने बगैर दरवाजा मुंह पर बंद कर देते। जितने दरवाजे बंद होते, चीनू का हौसला उतना बुलंद होता। तकरीबन 1 साल बाद चीनू को इसी फील्ड में तरक्की मिली। फिर चीनू खुद लोगों को ट्रेनिंग देने लगी। इसके बाद एक रेस्टोरेंट में भी काम किया। साल 2004 में इन्होंने शादी कर ली और फिर उन्होंने दोस्तों के कहने पर ग्लैडरेस मिसेस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया। उस वक्त उन्हें ये एहसास हुआ कि ज्वेलरी और एक्सेसरीज फैशन इंडस्ट्री में कितनी जरूरी है। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी भी तामीर की। आज वो एक एक्सेसरीज कंपनी की डायरेक्टर भी हैं और आज वो करोड़ों की टर्नओवर वाली कंपनी की मालकिन है। चीनू की कहानी खवातीन के लिए एक सबक है कि ठोकर खाकर मुंह के बल गिरना, फिर से उठ खड़ा होना और शुरू से शुरू करना, यही कामयाबी का मूल मंत्र है। इस मोटिवेशनल स्टोरी को देखकर मुझे लगता है कि आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे आज बैंकिंग से जुड़ी। सरकार ने हम खवातीन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि हम इन योजनाओं का फायदा कैसे उठाएं। ये जानना बेहद जरूरी है। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे अनीता शर्मा जी के पास, जिनसे हम पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। उनसे जानेंगे मेहमान नवाजी के आदाब, जानेंगे कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आया है तो हम उसे नाश्ता कैसे सर्व करें। इसके बाद हम बात करेंगे आयुर्वेद से जुड़ी कुछ टिप्स जानेंगे। तो चलिए जनाब, इन सब चीजों को जानने के लिए निकलते हैं स्टूडियो से बाहर। नाजरीन, आज मैं आपके साथ एक अहम मौजू पर बात करने जा रही हूं, जिससे आप भी कुछ हद तक इत्तेफाक रखते होंगे। हम ख्वातीन की पुरानी आदत है कि घर के खर्च से पैसे बचाकर किसी महफूज जगह पर रख देती हैं, लेकिन बैंक जाकर उसे जमा नहीं कराती। बहुत सी ख्वातीन तो ऐसी हैं जिनका बैंक में पर्सनल अकाउंट भी नहीं होता और सरकारी स्कीम के तहत अगर अकाउंट खुल भी जाता है तो उसे ऑपरेट उनके शौहर, भाई या वालिद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि फाइनेंशियल मैटर्स शायद वो अच्छी तरह से डील नहीं कर सकती हैं। लेकिन पैसे बचाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी उसे ठीक से इन्वेस्ट करना भी है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जनरल मैनेजर फील्ड मिस बीना वाहिद। बीना जी, ये बताइए कि क्या ये सच है कि अगर हम ख्वातीन या महिलाओं की बात करें तो वो बैंक के काम करने से हिचकिचाती हैं, उतनी ज़्यादा महिलाएं आगे नहीं आती हैं, या फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद कुछ फ़र्क पड़ा है? नहीं, मेरा मानना है कि ये ठीक नहीं है आप जो बोल रही हैं, क्योंकि आजकल के महिलाओं को अगर आप देखेंगे
ख़ास तौर पे डिमोनेटाइजेशन के बाद भी जो महिलाएं हैं उनके जो भी एक्स्ट्रा सेविंग्स है घर के खर्चे के बाद, वो लोग आज इसको बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग्स के रूप में रखते हैं। और अगर आप ये भी देखते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो जनधन अकाउंट्स खुले हैं उसमें 50% से ज़्यादा तो महिलाओं का ही अकाउंट है जी। तो वो तो यही साबित करता है कि महिलाएं भी सेविंग्स के जो इसमें है वो तो सेविंग्स में ही लगे हैं, और जो एक्स्ट्रा उनके पास एक्स्ट्रा पैसा बचे हुए हैं वो ज़रूर बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो बीना जी, जैसे कि आप कह रही हैं कि सिचुएशन चेंज हुई है, खवातीन आगे आ रही हैं और बैंक के कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई हाउसवाइफ है और क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है कि घर बैठे उनका अकाउंट खोला जा सके, और अगर वो घर बैठे ही पैसे निकालना चाहती हैं तो क्या ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो सकती है? जी हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन भी अकाउंट्स खोले जा सकते हैं और बिजनेस करस्पॉन्डेंस के थ्रू भी अकाउंट्स खोले जा सकते हैं, और विड्रॉल भी बिजनेस करस्पॉन्डेंस के थ्रू हो सकता है। बीना जी, आपने बताया कि हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप घर बैठे अकाउंट भी खोल सकते हैं और घर बैठे आप अपने अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकते हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारी स्कीम सरकार चलाती है ख्वातीन की, कौन सी ऐसी स्कीम है जिनके तहत ख्वातीन को फ़ायदा मिल सकता है, वो बताएं। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस सरकार के आने के बाद आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, जिसमें बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा के लिए जो स्कीम स्टार्ट किया गया। देन वन स्टॉप सेंटर स्कीम है, जिसमें पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग की सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा ई हार्ट है, जहाँ पे जो महिलाएं घर में कुछ बनाते हैं या आर्टिफैक्ट्स या जो भी बनाते हैं या जो भी बिजनेस करना चाहते हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं, और जो इनके जो कस्टमर्स हैं उनको फ़ोन या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपको महिला शक्ति केंद्र है, जो महिला शक्ति केंद्र में लोग डिजिटाइजेशन और ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग के भी फ़ायदे ले सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, जो अटल पेंशन योजना जैसे स्कीम्स है, एनपीएस है, फिर आपको एज ओल्ड पेंशन की स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर्स जीवन ज्योति योजना है, पीएमएसबीवाई योजना है। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जो हैं जिसके फ़ायदे लोग उठा सकते हैं। बीना जी, आपने बताया कि तमाम स्कीम्स हैं जिसके तहत ख्वातीन फ़ायदा उठा सकती हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, और क्या कोई सरकार की ऐसी स्कीम है या कोई ऐसी फैसिलिटी है जिसके ज़रिए उनको हर महीने पैसा मिल सके एज अ पेंशन, बीमारी में या फिर बुढ़ापे पर में, जिससे कि वो आसानी से अपना जीवन गुजार सकें? जी हाँ है। आप अगर देखते हैं तो एनपीएस स्कीम है, जिसमें अगर कोई बीच बीच में जो नेशनल पेंशन स्कीम है जिसमें लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें बचत कर सकते हैं, ताकि आफ्टर अ सर्टेन एज उनको उस पेंशन, एक अमाउंट ऑफ पेंशन मिल सकता है। यंगस्टर्स के लिए है। एंड उसके अलावा आपका अटल पेंशन योजना भी है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक की आयु के लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 1000 से 5000 रुपए तक का पेंशन मिल सकता है। इसके अलावा आपको ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी है, जो सरकार 60 इयर्स के ऊपर वाले लोगों को 600 से 1000 रुपीज़ तक दिया जाता है। ये तीनों स्कीम्स पेंशन के ही स्कीम्स हैं। जी बीना जी, आपने बताया कि जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं होती है उनको भी कई स्कीम्स ऐसे हैं जिसके तहत वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और उनको मंथली पैसा मिल सकता है एज अ पेंशन, जिसका फ़ायदा वो ले सकते हैं। अब हम चाहेंगे आप कोई मैसेज अगर ख़वातीन को देना चाहें तो। मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों को आगे आना है। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा उठाना चाहिए, और फिर काफ़ी हद तक अनस्किल्ड लेबरर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं जो आगे जाके उनके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। एसएचजीज़ है, एसएचजीज़ के थ्रू क्लस्टर स्कीम्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्कीम्स है, अगर आप हर स्कीम देख सकते हैं, हर तरह के लोगों के लिए स्कीम है।
एक अवेयरनेस क्रिएट होना ज़रूरी है। आप जैसे चैनलों के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट होना है और लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हर बैंक में स्कीम्स हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ में स्कीम है, और यही है कि ये सही आदमी तक पहुँचे और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बीना जी, आपने तमाम अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पिछली मर्तबा हमने आपकी मुलाकात करवाई थी अनीता शर्मा जी से, जिन्होंने हमें हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी के आदाब बताए थे, और ये बताया था कि जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उसे कैसे रिसीव करें और उसे पानी पूछें, सॉफ्ट ड्रिंक पूछें, कैसे सर्व करें और बहुत सारी चीज़ें। हमने उनसे वादा लिया था कि हम उनसे फिर से मिलेंगे। अनीता जी, आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। अच्छा, आपने हमें पिछली बार भी बहुत सारी अहम बातें बताई थी हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी हुई। आज हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब मेहमान हमारे यहाँ आते हैं, पानी और सॉफ्ट ड्रिंक तो सर्व हम करते ही हैं, उसके बाद हम जब नाश्ता लगाते हैं तो नाश्ता किस तरह का होना चाहिए, कैसे उन्हें सर्व किया जाए? जैसा कि मैंने पिछली बार आपको अलग अलग प्रकार के पानी सर्व करके दिखाए थे जी, और गेस्ट को कैसे रिसीव करना है इत्यादि इत्यादि, अब हम आपको ले चलते हैं नाश्ते की ओर। अच्छा, आज आप हमको बताएंगे कि कैसे सर्व किया जाए नाश्ता? जी। अच्छा, ठीक है, तो चलें? हाँ जी, आइए प्लीज़। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत बढ़िया। आप आइए इधर, नाश्ता वगैरह। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। मैं भी बैठती हूँ। अरे वाह अनीता जी, आपने तो नाश्ते की ज़बरदस्त तैयारी की हुई है। ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बेयर मिनिमम है जी। इतना तो कोई भी अगर घर में आए तो हमें इतनी तैयारी करनी ही चाहिए। मैंने देखा आपने चाय भी काफ़ी अच्छी, मतलब ये मेरे ख्याल से लेमन टी भी है और ये हनी जी टी जी। है। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा। चाय जो है मैंने 3 प्रकार की यहाँ पे रखी है। एक तो टी, नॉर्मल टी दैट इज विद मिल्क, ये लेमन टी है विद हनी, एंड देन ग्रीन टी जी। तो जो आप पसंद करें वही। चलें, चाय का सिलसिला तो आगे चलेगा, फिलहाल हम नाश्ते पर आते हैं। अच्छा, जनरली हम इंडियंस जो है किस तरीके का नाश्ता सर्व करें अगर कोई हमारे यहाँ मेहमान आए? हमारे यहाँ मेहमान आए तो ट्रेडिशन ये है कि जब कोई मेहमान आता है तो हमें हमेशा एक मीठा और एक नमकीन ज़रूर रखना चाहिए। चाहे आप किसी भी प्रांत में जाएं, आप चाहे बिहार में जाएं या आप राजस्थान में जाएं या आप डाउन साउथ जाएं, सबसे पहले आपको नमकीन और मीठा ज़रूर सर्व करेंगे। अगर आप इंडिया से बाहर कहीं जाएं, जैसे यूएस में, तो ट्रेडिशन है कि कॉफ़ी के साथ डोनट ले लें। मीठा चल जाता है। मीठा चल जाता है बिकॉज कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है वो बिना चीनी के लेते हैं, तो इसलिए मीठा चल जाता है। पर हमारे यहाँ अगर मीठा ना सर्व करा जाए और नमकीन दोनों ना सर्व करे जाएं तो काम नहीं चलता। जी, काम बिल्कुल नहीं चलता। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये स्प्रेड लगाया हुआ है जी, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये ऐसे क्यों रखा हुआ है और इसका क्या तरीका क्या है। जी, ठीक है। तो जैसे कि आप, ये प्लेट्स हैं मैंने सबसे कॉर्नर में रखी हैं और उसके बाद मैंने स्नैक्स लगाए हैं। ये सर्विस सेट लगा हुआ है, चटनी लगी हुई है अकम्पनीमेंट। तो ज़्यादातर आप देखेंगे लोग प्लेट्स लगाते हैं, उसके साथ कटलरी लगा देते हैं। जी जी जी। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ही गलत तरीका है। पहले प्लेट्स लगाएं और एंड में कटलरी लगाएं। अच्छा। उसका कारण ये है कि जैसे ही आप ये, अगर आपने यहाँ पे कटलरी लगाई है और प्लेट उठाई, तो अब मेरे पास प्लेट में यूं पकड़ें, फिर इसको ग्रिप करें और फिर अपने आप नाश्ता लें और बैलेंस करें तो मुश्किल होता है जी। इसलिए कटलरी मैंने एंड में लगाई है। जैसे कि कटलरी यहाँ रखी हुई है
अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि कैसे उसको सजा के रखना है। एक नैपकिन लीजिए और उसको उल्टी तरफ से, सिलाई उल्टी तरफ से दिखनी चाहिए, उस तरह से रख लें। उसके बाद नीचे से एक फोल्ड करें और अप्रॉक्सीमेटली 6 इंच ले जाएं। फिर एक फोल्ड ऊपर से नीचे करें, उसको अबाउट 2 इंच फोल्ड कर लें। अपनी हथेली यहाँ रख के नैपकिन को उल्टा कर लें और उसे राइट हैंड साइड पे पहले फोल्ड करें और फिर लेफ्ट हैंड साइड से फोल्ड करके टक कर लें। एक खूबसूरत सी कटलरी पॉकेट बन जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसमें मैं कटलरी सजा दूंगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको एक एक नाश्ता अपने आप को सर्व करना है। ये टोंग्स रखे हुए हैं जो कि समोसे के लिए हैं, और अगर आपको जो चटनी पसंद हो वो थोड़ी थोड़ी ले सकते हैं। ज़्यादातर मैनर्स के हिसाब से आप प्लेट को भरे नहीं। हाँ जी, कई मर्तबा होता है ये कि हम लोग जो हैं कहीं जा रहे हैं तो फिर अब पसंदीदा चीज़ें होती हैं तो हम पूरे भर लेते हैं प्लेट्स। जी जी, वो ठीक नहीं है। एंड स्पेशली चटनी, वो क्योंकि मैसी हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा नमकीन रखूँगी विद द हेल्प ऑफ स्पून, और मेरे को अखरोट ज़्यादा पसंद है तो वो मैं ले रही हूँ। अखरोट जो है नीज के लिए बहुत अच्छा है, घुटने के दर्द के लिए जी। और ये एक मीठा रसगुल्ला मैं रखूँगी, और जिसको डायबिटीज़ है वो शायद ना लेना चाहे। जी जी। इस प्रकार से आप अपनी प्लेट को सजा सकते हैं। इसके बाद आप चम्मच या कांटा जो आपको पसंद हो वो उठा लें, और मेरे को कांटा पसंद है तो मैं यहाँ पे कांटा रख लेती हूँ और मैं इसको थंब से ग्रिप कर लूँगी। थंब से ग्रिप करके जी। अनीता जी, ये प्लेट तो आपने काफ़ी अच्छी बना दी नाश्ते की। अच्छा, कई मरतबा ये भी होता है, अब मैं अपनी बताऊँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है। अब मैंने एक रसगुल्ला ले लिया पहली सर्विंग में, सेकंड में भी दूसरा ले लिया, अब मेरा दिल चाह रहा है तीसरी बार भी रसगुल्ला लेने का। तो कहीं ना कहीं ये हम अपने एटिकेट्स फॉलो कर रहे हैं या आदाब को फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए, जो दिल करता है वही करना चाहिए। जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपने ये प्लेट में नाश्ता ले लिया और आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, राइट? तो रसगुल्ला आप खा लेंगी। तो एज ए होस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन भी अच्छी होनी चाहिए। मैं ये देखूं कि आपकी प्लेट में सबसे पहले क्या ख़त्म हो रहा है जी। और अगर मैं स्मार्ट हूँ और अच्छी होस्ट हूँ तो मैं अपने आप ही आपको एक और रसगुल्ला ऑफर कर दूँगी। जी जी, बहुत अच्छे। चलें, ये तो हो गई सर्विंग की बात नाश्ते की। अब मैंने देखा कि यहाँ काफ़ी सारी किस्म की चाय भी रखी हुई है, तो चाय के बारे में बताएं, जो कि हर कोई पीना भी पसंद करता है, चाय हो कॉफ़ी हो। लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले एक ठंडा पेय पदार्थ सर्व करना चाहिए, जैसे कि हमने जूस सर्व किया था, और फिर उसके बाद थोड़ी वार्तालाप के बाद आप गरम पेय पदार्थ भी ऑफर कर सकते हैं। हमारे अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है जिसको हम सर्केडियन रिदम क्लॉक कहते हैं। जैसे कि सुबह 11 बजे हमें चाय पीने की इच्छा होती है, शाम को 4 साढ़े 4 बजे चाय पीने की इच्छा होती है,
एज ए होस्ट मुझे गैस कर लेना चाहिए कि हमारे मेहमान को चाय की आवश्यकता है या कॉफ़ी की आवश्यकता है। उस हिसाब से पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए, जैसे कि मैंने करी हुई है। और आजकल अलग अलग प्रकार की चाय चलती हैं। जो वेट वॉचर्स हैं वो ग्रीन टी पसंद करते हैं, तो मैंने ग्रीन टी लगा रखी है जी। कुछ लोग लेमन टी पसंद करते हैं जिनको एसिडिटी प्रॉब्लम है, लेमन टी विद हनी लगा रखी है। और कुछ लोग नॉर्मल टी पसंद करते हैं, तो नॉर्मल टी के लिए ये टी सेट रखा हुआ है। नींबू कैसे निचोड़ना अपने चाय में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। अब इसीलिए ये फोक रखा हुआ है। अदरवाइज आप कुछ लोग ऐसे ही नींबू निचोड़ना शुरू कर देते हैं। तो आप फोक लें और इसको पियर्स कर लें, अच्छा, लेमन को, और उसके बाद आप निचोड़ें। बहुत अच्छा तरीका है ये। अनीता जी, आपने हमें नाश्ता सर्व करने का ये जो तरीका बताया है वाकई काबिल तारीफ़ है, और वो जो ख़वातीन इसे देख रही हैं हमें पूरी उम्मीद है कि इसे सीखा भी होगा। नाज़रीन, हमने अनीता जी से जाना कि किस तरह से मेहमानों के लिए नाश्ते की तैयारी की जाए, और हमने उनसे ये भी पूछा कि अगर हम किसी को लंच या डिनर पर बुला रहे हैं तो उसके लिए डाइनिंग की तैयारियां कैसे हों। लेकिन इसका जवाब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। डॉक्टर योगिता, अगर आज हम हर घर की बात करें तो कोई ना कोई इंसान किसी न किसी बीमारी से घिरा हुआ है। आप बात करें चाहे शुगर की, चाहे बीपी की, थायराइड की, या फिर आप बात करें अलग अलग किडनी के स्टोन्स भी होते हैं। तो किस तरह से हम जो है इन बीमारियों को अपनी डाइट से कम कर सकते हैं या इनसे बच सकते हैं, या फिर अगर हम दवा की तरफ भी जा रहे हैं तो कैसे शुरुआती दौर पर हम ये कोशिश करें कि हम दवाओं पर ना आएं। समरीन जी, जैसा कि हम पहले अपने पुराने एपिसोड्स में डाइट के बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, तो किस तरीके से हेल्दी रहने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए इसके बारे में तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि कैसे हम अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें। अब आता है जहाँ तक बीमारियों की बात है, तो हर बीमारी में अलग अलग तरीके की डाइट एडवाइस की जाती है, क्या चीज़ें आप खाएं क्या ना खाएं, तो ये अलग अलग बीमारी के हिसाब से रहता है। एक प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन, यानी कि उच्च रक्तचाप। बहुत कॉमनली ये देखा जाता है, और आजकल तो ये 17-18 साल के बच्चों में भी देखा जाता है कि जैसे ही आप थोड़ा सा स्ट्रेस आपकी लाइफ में आया नहीं और हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गया। तो हाइपरटेंशन के लिए नमक आपको कम लेना है। आप जो नमक वाली चीज़ें हैं वो आप कम लीजिए। आप जितना रेगुलर वॉक करते हैं उतना आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ये सहायक होता है। आपका बीपी जो है वॉक के साथ नियमित रहेगा, तो आपको रेगुलर वॉक करनी है। इसके अलावा इसमें योग का बहुत अच्छा रोल है। अगर आप रोज़ प्राणायाम करके, अनुलोम विलोम करके कुछ देर ध्यान लगाते हैं और शवासन करते हैं, शवासन भी जो है वो आपके उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में आपको मदद करता है। इसके अलावा जो चीज़ें डायूरेटिक होती है, जो पेशाब ज़्यादा लाती हैं, जैसे कि खीरा हो गया, तरबूज हो गया, इस तरीके के फल जो हैं इनका प्रचुर मात्रा में उपयोग करें। पानी आपको ज़्यादा पीना है। तो ये हाइपरटेंशन में इस तरीके के आप खाने पीने पे अपना ध्यान दे सकती हैं। अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन्स की। तो किडनी स्टोन्स जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम अभी हो गई है। इसका सबसे मेन कारण जो है वो ये है कि हम पानी अपनी रिक्वायरमेंट से काफ़ी कम मात्रा में लेते हैं। आजकल मैक्सिमम लोग ऑफिसेज में एसी में बैठे रहते हैं, पूरा दिन एसी चलता है, तो उनको जो स्वेटिंग होती थी नॉर्मल, वो स्वेटिंग तो हो नहीं रही है, तो इससे उनको पानी की रिक्वायरमेंट फील भी नहीं होते। प्यास नहीं, जब तक अब प्यास नहीं लगेगी आप पानी भी नहीं पिएंगे। तो पानी ना पीने की वजह से ये ज़्यादा हो रही हैं। जब जो ब्लड है वो हमारा किडनीज जो है वो उस ब्लड को छानने का काम करती हैं। तो जब आप पानी कम लेंगी तो वो उसके अंदर पानी के साथ जो इम्प्योरिटीज घुल के जो ब्लड में से छन के किडनी के थ्रू निकलती हैं, तो वो काम कम हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ये है कि आपको पानी सफिशिएंट मात्रा में लेना है। अगर आपको स्वेटिंग नहीं भी हो रही है तो भी आप पानी कम से कम 7 से 8 ग्लास रोज लें। इसके अलावा जो लोग आउटडोर काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, या कोई हैवी वर्क करते हैं, उनको ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो उनको पानी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है।
तो पानी को आपको लिमिट नहीं करना है 7 या 8 ग्लास पे, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना है। इसके अलावा जो ऑक्जेलेट रिच फूड होते हैं, जो स्टोन्स जो होते हैं वो जनरली कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट रिच फूड जो हैं वो आपको अवॉइड करने हैं, जैसे कि मूली हो गई, नट्स हो गए, टमाटर के बारे में भी कहा जाता है, तो उसको टमाटर को आप अनकुक्ड नहीं लेंगे, आप उसको कुक करके लेंगे। तो इस तरीके के फूड्स आपको अवॉइड करने हैं। डॉक्टर योगिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वाकई हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जानकारी फराहम की कि कैसे आयुर्वेद हमारी ज़िंदगी को इतना मुतासर करता है, जिसे अपनाकर, एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाकर, खान पान की अच्छी आदतें अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सकते हैं। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का ये शुमारा भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा, लेकिन वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। मन की बात है